हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। राइट, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एम्स के लिए, आपके सीएचओ के लिए, आपके एनएचएम के लिए, किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए भी। और इवन आप थर्ड ईयर के अंदर जीएनएम के अंदर हैं या फिर आप बीएससी के अंदर भी हैं, उसके लिए भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको आंसर देना है, और आपको ये ध्यान ये रखना है कि ये जो एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा की है, प्लेसेंटा है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसके अंदर ये एबनॉर्मलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है। तो प्लेसेंटा के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहले प्लेसेंटा का वेट जानना जरूरी है कि प्लेसेंटा का वेट होता है वो कितना होता है। तो प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम होता है। नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है। तो ब्लड वॉल्यूम अगर पूछा जाए कि ब्लड वॉल्यूम प्लेसेंटा के अंदर कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 500 ग्राम होता है वो ब्लड वॉल्यूम भी होता है, और 500 ग्राम होता है वो इसका जो आपका जो प्लेसेंटा है उसका वेट होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा की डिलीवरी कब होती है? फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर। लेबर की स्टेज होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके अंदर कौन से स्टेज के अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है? तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वो नॉर्मली थर्ड स्टेज के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ट्रू पेन स्टार्ट होने से फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड स्टेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू टिल डिलीवरी। डिलीवरी यानी बेबी का बाहर निकलना, बेबी का सर्वाइकल से बाहर निकलना, बेबी की डिलीवरी होना सेकेंड स्टेज के अंदर आती है। और थर्ड स्टेज के अंदर आपको ध्यान देना है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी होना थर्ड स्टेज के अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा, थर्ड स्टेज के अंदर आएगा। और उसके बाद में फोर्थ स्टेज के अंदर माँ को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है 1 घंटा तक, नॉर्मल डिलीवरी के केसेस के अंदर। तो आपको ये ध्यान देना है। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी कौन से स्टेज के अंदर होती है, तो प्लेसेंटा की स्टेज हो थर्ड स्टेज के अंदर आपको प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लेसेंटा का वेट होता है वो नॉर्मली 500 ग्राम होता है। कितना होता है, 500 ग्राम होता है। दूसरी बात, आपके एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशियो पूछा गया है वेट ऑफ द प्लेसेंटा एंड द फीटस, फीटस का और प्लेसेंटा का रेशियो पूछा गया है। तो प्लेसेंटा का रेशियो और फीटस का जो रेशियो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको 1/6, ये उल्टा भी पूछा जा सकता है और इधर भी पूछा जा सकता है। तो 1:6 का मतलब होता है कि 500 ग्राम, कितना, 500 ग्राम आपका फीटस का वेट है, और 6 का मतलब होता है कि आपका 3000 ग्राम, कितना, 3000 ग्राम मतलब आपकी बेबी का जो वेट होता है वो 3000 ग्राम, 3000 ग्राम नॉर्मल वेट होता है। तो बेबी का नॉर्मल वेट होता है, वैसे तो आपको नॉर्मल रेंज पूछा जाए फीटस की कि वेट कितना होता है, तो 2.5 केजी से 3.5 केजी वेट होता है नॉर्मल बेबी का जब डिलीवरी होती है तब। ठीक है, 2.5 केजी से नीचे की तरफ एलबीडब्ल्यू माना जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लेसेंटा का जो नॉर्मल वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, और 6 का मतलब होता है कि 1:6, ये है आपका प्लेसेंटा का वेट और ये है आपका फीटस का वेट। तो आपको 5500 ग्राम अनुपात 3000 ग्राम। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 6 वीक से स्टार्ट होता है और 12 वीक तक कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। 6 वीक से स्टार्ट होता है और कंप्लीट फॉर्मेशन होता है वो 12 वीक तक होता है। ये आपका एम्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेप ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की शेप कैसी होती है, आकार कैसा होता है, तो आपको ध्यान देना है डिस्क शेप का होता है प्लेसेंटा। कैसा होता है, नॉर्मली डिस्क शेप का होता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है? तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है मेटरनल सरफेस एंड फीटस सरफेस, दोनों रेस्पॉन्सिबल है, माँ की सरफेस और फीटस की सरफेस। तो मेटरनल सरफेस इज फॉर्म बाय डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ बेसालिस होता है 1/5 भाग माँ इन्वॉल्व करती हैं और आपका 4/5 पार्ट फीटस एरिया प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान देना है कि मेटरनल साइड होती है वो 1/5 होती है और फीटल साइड होती है, फीटल साइड को बोलोगे कोरियोनिक फ्रंडोसम। कोरियोनिक फ्रंडोसम होती है 4/5। तो आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन यहां से बनने का चांस सबसे ज्यादा है कि मेटरनल साइड से कम हो बनता है और फीटस साइज से ज्यादा बनता है। तो आपको ये ध्यान देना है, मैटरनल साइज से डेसिडुआ बेसालिस बनाती है और आपकी कोरियोनिक फ्रंडोसम बनाती है फीटल साइड में। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक हिस्टोलॉजी आप करते हैं, हिस्टोलॉजी करते हैं तब एक सेल पाई जाती है प्लेसेंटा के अंदर। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है और हो सकता है CHO के अंदर आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर ये पूछा जाए। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, मेरी तरफ से ये 5 स्टार है। जो आपका हिस्टोलॉजी के अंदर हॉफबॉर सेल्स पाई जाती हैं, हॉफबॉर सेल्स पाई जाती है प्लेसेंटा के अंदर। जब हिस्टोलॉजी आप करते हैं तब पाई जाती हैं और ये हॉफबॉर सेल का काम होता है फेगोसाइटिस करना। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भक्षण करने का काम करती हैं, उसको बोलते हैं हॉफबॉर सेल, ये फेगोसाइटिस करने का काम करती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये है नॉर्मल प्लेसेंटा। नॉर्मल प्लेसेंटा ये मैटरनल साइड है। ये कौन सी साइड है? मैटरनल साइड है। ये कौन सी साइड है? फीटस साइड है। फीटस साइड में कैसे पहचान लूंगा कि आपका जो अम्लाइकल कोड होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान देना है। आगे मैं एब्नॉर्मलिटी पढ़ाऊंगा तब आपको देखने को मिलेगी कि ये सेंटर में ना होके मार्जिनल पे भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा होता है वो सेंटर पे आपकी अम्लाइकल कोड होती है वो अटैच होनी चाहिए। अगर यहाँ सेंटर पे नहीं होके कहीं अदर जगह है तो वो एब्नॉर्मलिटी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि मदर ये जो लॉब होते हैं, एक कोटिलिडॉन होते हैं, वो आप ये देख रहे हैं, ये माँ की साइड है। तो ये आपको देखना है, ये कोटिलिडॉन है, ये भाई साहब आपको ध्यान देना है, ये मैटरनल साइड है और ये कौन सी साइड है? फीटस साइड है। तो आपको ये प्लेसेंटा देख के पता लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आपका पास आता है नॉर्मल प्लेसेंटा अटैचमेंट कहाँ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये देखिए आप प्लेसेंटा ये फंडस एरिया है, ये आपकी इसकी बॉडी है, ये सर्विक्स है। तो ये यहाँ अंदर क्या है? यहाँ पे आपका फीटस है। तो फीटस होता है वो ऐसे आपकी पोजीशन होती है और ये फीटस होता है, ये फीटस ये सेफेलिक वर्जन के अंदर है। इसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये सेफेलिक है। तो आपको ये ध्यान देना है फीटस का जो हेड होता है वो सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स की तरफ होना चाहिए। अगर सर्विक्स की तरफ नहीं होके ये आपके बटक्स है वो नीचे की तरफ है, उसको अपन माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ब्रीज प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं? ब्रीज प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। फुटलिंग हो सकता है, फ्रैंक हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स हैं वो आप हो सकते हैं। लेकिन जब ये नीचे की तरफ होता है, अगर हेड नीचे की तरफ है तो नॉर्मल है। लेकिन हेड के अंदर भी अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो एब्नॉर्मल में है, फेस प्रेजेंटेशन है तो एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ये आपका पार्ट है वो आना चाहिए। जो वर्टेक्स एरिया होता है फीटस का वो आना चाहिए, पोस्टीरियर साइड का पहला पार्ट आना चाहिए। अगर ये फेस आ जाता है या ब्रो आ जाता है, ब्रो आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर ब्रो आता है तो अपन सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि सर्विक्स होती है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होता है कि ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर ये GMCH चंडीगढ़ का क्वेश्चन है और KGMU का क्वेश्चन है कि ब्रो प्रेजेंटेशन होता है उसका डायमीटर कितना होता है। तो ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? 14 सेंटीमीटर होता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये ऐसी होनी चाहिए, ये सेफेलिक वर्जन के अंदर होना चाहिए, सेफेलिक के अंदर होना चाहिए, तब जाके नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लेसेंटा है, अपन प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। तो प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा होता है वो बॉडी में हमेशा
इम्प्लांटेशन होता है। आप ये सोचोगे कि फंडस एरिया के अंदर होता है, तो नहीं होता है। फंडस एरिया खाली पार्ट होता है। फंडस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा है वो कहाँ पे अटैचमेंट होता है। तो कहाँ होता है अटैचमेंट? अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अपर सरफेस में होता है। और कहाँ होता है स्पेसिफिक पूछा जाए तो ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, नॉट फंडस। फंडस पे नहीं होता है, बॉडी पे होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल के अंदर, बॉडी की पोस्टीरियर वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, न कि फंडस पे। फंडस पे इसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। आपको ये बात गांठ बांध के रखनी है। प्लेसेंटा सेपरेशन कहां से होता है? ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर आ सकता है कि प्रोबेबल ये क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेपरेशन कहां से होता है? तो सेपरेशन आपका प्लेसेंटा होता है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है, नंबर 1। दूसरा आता है कि जो प्लेसेंटा की सेपरेशन जो लाइन होती है वो स्पंजी लेयर ऑफ डेसिडुआ, स्पंजी लेयर होती है, स्पंजी लेयर से ही सेपरेशन होता है, सेपरेशन होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्पंजी लेयर को क्रॉस करके अगर चला जाता है प्लेसेंटा अंदर की तरफ तो वो एब्नॉर्मलिटी है। इसलिए ये जानना जरूरी है आपको कि सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कहां से होगा। तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्पंजी लेयर ऑफ डेसिडुआ से होता है। कहां से होता है? स्पंजी लेयर ऑफ डेसिडुआ से होता है। तो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कि एब्नॉर्मल प्लेसेंटल साइज, साइज के बारे में प्लेसेंटा अलग अलग टाइप से देखा गया है कि प्लेसेंटा मेगेली, मेगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट होना, मेगेली का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा होना। तो प्लेसेंटा की जो साइज होती है वो 2.5 सेंटीमीटर नॉर्मल साइज होती है, और मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो 4 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस होती है कितनी? 2.4 से लगा के 4 सेंटीमीटर तक उसकी थिकनेस होती है प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी होती है? 2.4 से 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। बट आपको याद रखना है 4 सेंटीमीटर से अगर उसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे प्लेसेंटल मेगेली। क्या बोलेंगे उसको? प्लेसेंटल मेगेली बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि प्लेसेंटल मेगेली कब बोलेंगे? 4 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस हो प्लेसेंटा की, तब उसको बोलेंगे प्लेसेंटल मेगेली बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? प्लेसेंटल मेगेली बोलेंगे। आया समझ में? चले आगे क्या? ओके, नेक्स्ट आता है कि किस किस कंडीशन के अंदर आपको प्लेसेंटल मेगेली है वो देखने को मिलता है। तो ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर, बच्चे 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर आपको प्लेसेंटा की साइज है वो बड़ी देखने को मिलेगी। डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन के अंदर आपको प्लेसेंटा की साइज बड़ी देखने को मिलेगी। RH इनकम्पैटिबिलिटी है उस कंडीशन के अंदर आपको प्लेसेंटा की साइज है वो बड़ी देखने को मिलेगी। तो किस किस कंडीशन के अंदर? ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर और RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आपको प्लेसेंटा की साइज है वो थिकनेस देखने को मिलेगी। आपको इसका जो आप नॉर्मल होती है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कब होती है? नॉर्मल आप बात कर सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, लेकिन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होना अब नॉर्मलिटी है, तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटल मेगेली। तो प्लेसेंटल मेगेली के अंदर ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की एबनॉर्मल लोकेशन। प्लेसेंटा कहाँ से होना चाहिए था अटैचमेंट? प्लेसेंटा अटैचमेंट होना चाहिए था बॉडी के अंदर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, लेकिन यहाँ पे लोकेशन अलग अलग है उसकी। हो सकता है प्लेसेंटा नीचे की तरफ सेपरेट हुआ हो। कहाँ हुआ हो? जब आपका जाइगोट था वो जाइगोट नीचे ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होके वही इम्प्लांटेशन हो गया। तो वही इम्प्लांटेशन हो गया तो प्लेसेंटा भी तो वही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो प्लेसेंटा अगर वहां इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप से देखना। प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हमेशा लोअर मार्जिनल पे, लोअर जो आपका सर्विक्स है वहां पे, ये जो आपका सर्विक्स है यहाँ पे अगर क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया।
क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है लोअर सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा का क्या हो जाना? इम्प्लांटेशन हो जाना। क्या हो जाना? इम्प्लांटेशन हो जाना। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट इंपोर्टेंट साइन है ये, एम्स के अंदर कई बार पूछा गया, CHO में पूछा जाएगा, याद रखना। ओके, सिम्टम्स होते हैं पेनलेस, कॉजलेस, रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। अगर पूछा जाए पेनलेस, रिकरेंट, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस, रिकरेंट, कॉजलेस ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई पेन फील नहीं होता है, कोई कोज नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आप, और ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली, तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। उसका उल्टा है अब्रप्टिव प्लेसेंटा। अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं अब्रप्टिव प्लेसेंटा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो लोअर सेगमेंट के अंदर आपका क्या हो चुका है? प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हो चुका है, उसको बोलेंगे अपन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की कुछ डिग्री हैं, आपको याद रखनी है। ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यहाँ आपका बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है, ये आपकी कहाँ हो गई है? लो मार्जिनल पे हुआ है। ये आपका पार्शियली आपकी सर्विक्स से थोड़ी सी कवर कर दी है, आधी सी कवर कर दी है, और यहाँ पे आपको क्या कर दिया है? आपकी टोटल आपकी क्या कर दी है? कंडीशन है वो आपका जो प्लेसेंटा है वो कवर कर दिया है। तो मैं इस दो कंडीशन के अंदर क्या करूंगा? प्लेसेंटा थर्ड, प्लेसेंटा जब आपका लोअर सेगमेंट में सर्विक्स को फुली कवर करके रखता है, उस कंडीशन में मैं सिजेरियन सेक्शन करता हूं। डिग्री थर्ड और फोर्थ के अंदर मैं क्या करूंगा? सिजेरियन सेक्शन की सलाह दूंगा। तो आपको इस कंडीशन के अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी नहीं करना होता है, अगर करोगे तो हो सकता है प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मलिटी विथ लोब। अब लोब के अंदर एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा के लोब के अंदर कैसी एबनॉर्मलिटी आ सकती है? ये देखो, ये है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लेसेंटा कितने हैं? 2 प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा का भाग सेपरेट हुआ है, प्लेसेंटा का एक भाग सेपरेट हुआ है। ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, कनेक्ट हैं। आप यहाँ देखिए, ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा का एक छोटा सा टुकड़ा, एक प्लेसेंटा उसी के अंदर सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पे क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या है? कनेक्ट हैं। उसको अपन क्या बोलोगे? प्लेसेंटा सब्चुरेट। क्या बोलोगे आप? प्लेसेंटल सब्चुरेट। प्लेसेंटल सब्चुरेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये प्लेसेंटा का एक छोटा सा, इफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम मेन प्लेसेंटा बट रिमेन कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है? एक मेन प्लेसेंटा से एक छोटा सा लोब है वो सेपरेट हो चुका है, लेकिन पिता और बेटे का कनेक्शन है। अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पिताजी घर है, लेकिन मेरा और उनका दोनों का कनेक्शन है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कंप्लीट रूप से फोन पे बात वगैरह करता हूँ, तो मेरा और मेरे पिताजी का क्या है? कनेक्शन है। लेकिन जब बाप और बेटा का कनेक्शन टूट जाता है, तब वो रूठ जाते हैं एक दूसरे से, थोड़े दिन तक बात नहीं कर देते हैं, तो आपका कनेक्शन टूट रहा है, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये ऐसा ही होता है कि एक मेन प्लेसेंटा था, उसमें से एक लोब है वो सेपरेट हुआ, लेकिन उनका क्या है? कनेक्शन है। क्या है? उसका दोनों का कनेक्शन है, वार्तालाप हो रही है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इसके अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सब्चुरेट। क्या बोलेंगे उसको? प्लेसेंटा सब्चुरेट। याद रखिएगा, कहीं बार एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम के थ्रू अपन बताएंगे या फिर डेफिनेशन के थ्रू बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा का ऐसा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। नॉर्सेट 8 के अंदर 101% प्लेसेंटा से एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लेसेंटा स्पोरिया। प्लेसेंटा स्पोरिया जस्ट सब्चुरेट से ऑपोजिट है। मेन भाग से, प्लेसेंटा के मेन भाग से छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ है। एक बॉयफ्रेंड था, एक गर्लफ्रेंड थी, अब उस दोनों का कनेक्शन क्या हो चुका है? कट हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हो रही है।
तो वार्तालाप नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होना, क्या कहलाता है? प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा स्पूरिया। When a small part of the placenta separate from the main part of placenta, but absence of the communicating blood vessels is called placenta sporia. अपना कनेक्शन कट हो चुका है। मेन प्लेसेंटा से एक लोब निकलता है, ये मेन प्लेसेंटा है, उसका लोब, इसी में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो प्लेसेंटा स्पूरिया था, पहले मैंने बताया आपको, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर आपको ध्यान देना है, कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है। ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, दोनों में क्या है? कनेक्शन है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसके अंदर कनेक्शन है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, इसके अंदर कनेक्शन नहीं है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ब्लड वेसल्स हैं वो कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसका नाम है प्लेसेंटा स्पूरिया। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। मेरा पर्पस है आपको समझाना। मैं आपको उदाहरण देके आप अदरवाइज न ले, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको समझिए और लंबे टाइम तक याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटा बायोबलाटा। बायोबलाटा के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर सा डायग्राम में, एक ही प्लेसेंटा के अंदर दो लोब हैं। क्या है? एक ही प्लेसेंटा के अंदर दो लोब होना, एक ही प्लेसेंटा के अंदर दो लोब होना, और दोनों ही लोब कैसे हैं? इक्वल हैं। दोनों ही लोब कैसे हैं? इक्वल हैं। साइज के अंदर इक्वलिटी है दोनों लोब के अंदर। दोनों लोब के, एक ही प्लेसेंटा के दो लोब हैं, दोनों ही इक्वल हैं, प्लेसेंटा बायोबलाटा कहते हैं। तो क्या लिखा है? When two equal part of placenta are separate from each other but remain connected by blood vessels is called placenta bioballata। इसका मतलब क्या है? आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों प्लेसेंटा एक है, लेकिन इसके पार्ट हैं वो दो इक्वल पार्ट के अंदर सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है? कनेक्शन है। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है? कनेक्शन है। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा बायोबलाटा। क्या बोलेंगे उसको? प्लेसेंटा बायोबलाटा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया इसके अंदर। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ये है, ये वाली मैटरनल साइट है और ये वाली फीटस साइट है। ये वाली आपको दिख रही है, ये फीटस साइट है और ये वाली मैटरनल साइट है। मैटरनल साइट है वो छोटी होनी चाहिए थी कंपेयर टू फीटल साइट, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो जाता है। मां की साइट है वो बड़ी है और फीटस की साइट है वो क्या है? छोटी है। तो मां की साइट है वो बड़ी होके एक रिंग बना देती हैं, एक रिंग फॉर्मेशन कर देती हैं और बच्चे की साइड से, फीटस की साइड से प्लेसेंटा को कवर कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। डेफिनेशन क्या बोलती है कि फीटल सरफेस कोरियोनिक प्लेट इज द स्मॉल। फीटल सरफेस क्या है? छोटी है, और मैटरनल सरफेस क्या है? बड़ी है। मैटरनल सरफेस क्या है? बड़ी है और एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं, उसको सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये फीटस साइट है वो छोटी है और ये मदर की साइड है वो बड़ी है और एक रिंग का फॉर्मेशन कर रही हैं, उसको बोलते हैं सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। एग्जाम में डायग्राम भी आएगा, डेफिनेशन भी आ सकती हैं, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट होता है बेलेट डोर प्लेसेंटा। बेलेट डोर प्लेसेंटा। बेलेट डोर प्लेसेंटा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? When cord is attached to one side of placenta, not center। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि प्लेसेंटा है वो कहाँ होना चाहिए था? सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए था। सेंटर पॉइंट पे नहीं हो कि कहाँ है? मार्जिनल एरिया पे यहां होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए था, और सेंटर पॉइंट पे ना होके कहाँ पे है? मार्जिनल एरिया पे आपका जो प्लेसेंटा है वो क्या है? अटैच है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कोड भी बोलते हैं, और मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कोड भी बोलते हैं, या फिर बेलेट डोर प्लेसेंटा भी बोलते हैं। ये कोड की भी एबनॉर्मलिटी है और प्लेसेंटा की भी एबनॉर्मलिटी है।
अम्बिलिकल कॉर्ड की भी एबनॉर्मलिटी और प्लेसेंटा की भी एबनॉर्मलिटी है। तो आपको याद रखना है कि सेंटर में होना चाहिए था नॉर्मली, सेंटर में ना हो के मार्जिनल एरिया पे आपका क्या है, कॉर्ड अटैच है। उसको बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एम्स के लिए क्वेश्चन आता है, चमकता हुआ ऐसा ही आता है, डायग्राम ऐसा ही आएगा। एक साइड में आपके पास में ऑप्शन आएंगे, आपको टिक करना है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। क्या करना है? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। क्या लिखा है? When the cord is not directly attached to the placenta, प्लेसेंटा के कोड अटैच होनी चाहिए थी, अटैच नहीं है। अटैच कहाँ हो रही है? मेम्ब्रेन के हो रही है और फिर प्लेसेंटा के। तो ये कहाँ है? ये देखो प्लेसेंटा यहाँ अटैच हुआ है भाई, मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ है। कहाँ हुआ है? मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ है। ये मेम्ब्रेन है, यहाँ मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ है। कहाँ हुआ है? मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ है। यहाँ होना चाहिए था सेंटर पॉइंट पे, नहीं हुआ है भाई। कहाँ हुआ है? ये इतनी सारी गैप पड़ रही है भाई। ये ब्लड वेसल्स, ये दिख रही है आपको, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के अटैच पहला हुआ है और कौन? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। सेंटर में ना होके मेम्ब्रेन पे अटैच होना क्या कहलाता है? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। इस वजह से ये देख रहे हैं आप, ब्लड वेसल्स दिख रही है आपको, ये ब्लड वेसल से आपको देखने को मिलता है वासा प्रीविया। क्या देखने को मिलता है? वासा प्रीविया देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया के अंदर आपको देखनी, ये प्लेसेंटा की, ये देख रहे हैं आप, ये देख रही हैं आप, ये क्या है? ये है क्या था? वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड थी। ये कॉर्ड है, ये यहाँ अटैच होनी चाहिए थी, अटैच पहले मेम्ब्रेन के हुई है। तो ये फीटस के नीचे आ सकती हैं और फीटस से जब डिलीवरी होती है तो ये कॉर्ड रप्चर हो सकती हैं, ये कॉर्ड रप्चर हो सकती हैं और रप्चर होने से फीटस का ब्लड लॉस हो सकता है और फीटल की डेथ हो सकती है। तो इसका ये कॉम्प्लिकेशन है। किसका कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन है, आपको ये ध्यान देना है, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड का एक कॉम्प्लिकेशन है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया के अंदर ब्लड लॉस होता है फीटस का और फीटस की डेथ हो जाती है, फीटस की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये देखना, आपको ध्यान देना है। ये एक कॉर्ड है, वो यहाँ अटैच होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। आया समझ में? बोलो आगे बढ़े क्या? ओके, नेक्स्ट आता है मॉर्बिडिटी अडेयर ऑफ प्लेसेंटा। मॉर्बिडिटी अडेयर ऑफ प्लेसेंटा। मॉर्बिडिटी अडेयर ऑफ प्लेसेंटा के अंदर आपको ध्यान देना है कि नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ जो होना चाहिए था? अटैच होना चाहिए था स्पंजी लेयर तक। कहाँ होना चाहिए था? स्पंजी लेयर तक आपका प्लेसेंटा है वो अटैच होना चाहिए था, लेकिन अटैच ना होके आगे बढ़ जाता है। तो आगे एक नीटा बुच मेम्ब्रेन होती है, नीटा बुच मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होती है, आगे प्लेसेंटा को नहीं इंसर्ट होने देती। जब नीटा बुच मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट हो गई, नीटा बुच मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की केस के अंदर आपका जो प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ मूव कर सकता है, आगे की तरह अडेयर हो सकता है, आगे की तरह इंसर्शन हो सकता है प्लेसेंटा का। तो किसकी वजह से? नीटा बुच मेम्ब्रेन के एब्सेंट होने के केसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। नॉर्मली स्पंजी लेयर तक ही होता है, डेसिडुआ की स्पंजी लेयर तक ही प्लेसेंटा होता है, वो अटैच होता है, उससे आगे नहीं जाता। अगर जाता है तो नीटा बुच मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है, और नीटा बुच मेम्ब्रेन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या है इसके अंदर? एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा, तीन कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। सबसे पहले एक्रीटा देखने को मिलेगा। एक्रीटा का मतलब होता है सुपरफिशियली लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर इंसर्ट कर गया प्लेसेंटा, सुपरफिशियली मायोमेट्रियम को क्या कर गया है? टच कर गया, उसको अपन बोलते हैं क्या? एक्रीटा। उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्रीटा बोलेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है इनक्रीटा। इनक्रीटा के अंदर ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम डीप घुस गया है।
कहाँ घुस गया है? डीप घुस गया है। इसका मतलब आपको ये ध्यान देना है कि आपका अटैच होना चाहिए था एंडोमेट्रियम की स्पंजी लेयर तक होना चाहिए था, एंडोमेट्रियम की स्पंजी लेयर तक अटैच होना चाहिए था, लेकिन नीटाबुच मेम्ब्रेन के एब्सेंट होने की केसेस के अंदर आपका प्लेसेंटा आगे फर्दर मूव कर गया है, मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया है। ये मायोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया है। सुपरफिशियली मायोमेट्रियम क्या करती है? कवर करती है। उसको एक्रीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रीटा बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है? द प्लेसेंटा एक्रीटा, द प्लेसेंटा सुपरफिशियली अटैच द मायोमेट्रियम। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है और कहाँ पे? सुपरफिशियली मायोमेट्रियम की लेयर पे अटैच हो रहा है। सेकंड आता है इनक्रीटा। सेकंड क्या आता है? इनक्रीटा। इनक्रीटा के अंदर आपको ध्यान देना है, डीप मायोमेट्रियल मसल्स के अंदर घुस गया है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ घुस गया है? डीप मायोमेट्रियम। ये देखिए कंप्लीट आपके पास में है, ये यहां से ये इतना घुस गया अंदर, डीप घुस गया है, मायोमेट्रियम को कवर कर देता है फुली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में परकरीटा। पर आर पार हो जाना। आर पार मतलब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम तीनों लेयर को क्रॉस कर जाना क्या कहलाता है? परकरीटा कहलाता है। तो आपको ध्यान देना है कि परकरीटा किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा? परकरीटा के अंदर आपको तीनों लेयर क्या है? इन्वॉल्व हो गई हैं। कौन सी तीनों लेयर? एंडो, मायो और पेरी, तीनों लेयर क्या हो चुकी है? इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो तीनों लेयर इन्वॉल्व होना क्या कहलाता है? परकरीटा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट इसके अंदर आप देखिए, ये नॉर्मली है, आप यहाँ देखिए, ये नॉर्मली अटैच होना चाहिए था कहाँ? ये एंडोमेट्रियम तक होना चाहिए था, एंडोमेट्रियम की स्पंजी लेयर तक होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? स्पंजी लेयर तक अटैच होना चाहिए था। स्पंजी लेयर के बाद में अगर नीटाबुच मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उस केस के अंदर आपकी ये सुपरफिशियली मायोमेट्रियम के अंदर घुस जाती हैं, उसको बोलते हैं एक्रीटा। और अगर डीप घुस जाती है मायोमेट्रियम के अंदर, उसको बोलते हैं एक्रीटा। और परक्रीटा के अंदर तीनों लेयर होती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तीनों लेयर हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तीनों लेयर हैं वो इन्वॉल्व हो जाती, उसको अपन क्या बोलेंगे? परक्रीटा। क्या बोलेंगे उसको? परक्रीटा। आया समझ में? यस या नो? बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, आना चाहिए समझ में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसने कि जो प्लेसेंटा इनक्रीटा है, प्लेसेंटा जो इनक्रीटा होता है, प्लेसेंटा इनक्रीटा होता है वो आपका फुली मायोमेट्रियम को कवर कर लेता है। और जो परक्रीटा होता है वो आर पार निकल जाके छोटे से भागों के अंदर आपका ब्लेडर तक जा सकता है, आपकी इंटेस्टाइन तक जा भी सकता है। तो आपको ये ध्यान में रहना है कि परक्रीटा बहुत डेंजरस कंडीशन है, परक्रीटा बहुत सीवियर प्रॉब्लम से। क्यों? इसलिए कि भाई साहब आपकी तीनों लेयर को क्रॉस कर गया है, तीनों लेयर को क्रॉस कर गया है, एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम, तीनों लेयर को क्रॉस करके वो इंटेस्टाइन तक जा रहा है, ब्लेडर तक जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत खतरनाक आपके लिए ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। आया समझ में? बोलो। ये आपकी क्या थी? ये आपकी सारी अबनॉर्मलिटी थी, वो मैंने आपको समझा दी। जितनी भी प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी थी एक बार आप वापस देख लो, वापस आप एक बार देख लो, एक बार आप देख लो, वापस देख लो। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है, ये देख लो आप। ठीक है, ये आपने देखा, ये आपने टाइप देखा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से पैदा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, एक आपके लिए दो वर्ड कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और अब आप ये क्लास लेके आप एमसीक्यू निकालेंगे तो आपको बहुत इजी वे के अंदर आपको सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि आपको क्या ठोकरे जब इंसान को लगती है ना,
तब इंसान निखरता है। कहीं बार अगर ठोकरें आपको लगेगी तब इंसान आगे क्या करेगा, निखरेगा, हमेशा निखरेगा। आप फेलियर से डरना नहीं है आपको। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपका जो फेल होने की वजह आप ढूंढ के आप आगे बढ़िए, आप प्रयत्न कीजिए। प्रयत्न करोगे तो आप पहले से ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करोगे आप। इसलिए फेलियर की तरफ आप ध्यान न दें, आप आगे की तरफ ध्यान दें। आगे आपको क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप टूटोगे नहीं तो बिखरोगे कैसे, टूटोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। टूटना पड़ेगा निखरने के लिए, निखरने के लिए टूटना पड़ेगा। एक शेर है आपके लिए कि एक आखिरी बार तुझसे मिलना है, एक आखिरी बार तुझसे मिलना है, एक आखिरी बार तुझसे मिलना है, तेरी याद तुझे लौटानी है। एक आखिरी बार तुझसे मिलना है, तेरी याद तुझे लौटानी है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है, तेरा हाथ एक आखिरी बार तुझसे मिलना है, तेरी याद तुझे लौटानी है, तेरा हाथ सीने पे रखना है, तेरा हाथ सीने पे रखना है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है। बस आखिरी बार तुझसे नजरें मिलानी है, बस आखिरी बार तुझसे नजरें मिलानी है, बस आखिरी बार तुझे सीने से लगाना है, बस आखिरी बार तुझसे सीने से लगाना है। तो आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। आई होप आपको ये क्लास अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।